मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको एसएसटी में 3 किताबें पढ़नी होती है। जब आपकी एसएसटी की बात होती है तो आपको एसएसटी में 3 बुक्स पढ़नी होती है, जिसमें एक ज्योग्राफी, दूसरी आपकी हिस्ट्री और तीसरी आपकी सिविक्स। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं आपकी। इसको मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बना रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम देते हैं जबकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ये इंग्लिश मीडियम में आपको बना रही हूँ। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप हिंदी मीडियम की भी देख सकते हैं। तो ये 6th क्लास का आपका पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ की क्या स्थिति है, अर्थ कहाँ है। तो इसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम कहते किसे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर को समराइज़ करूंगी, यानी चैप्टर की समरी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर समझा के उनको ब्रीफ करके वीडियो को फिनिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि रात में जब सूरज डूब जाता है उसके बावजूद हमें कुछ चीज़ें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें आप चाँद कह सकते हैं, तारे कह सकते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको दिखाई देती रहती हैं हर वक्त सूरज डूबने के बावजूद, है ना। तो ऐसा क्या होता है, क्यों चमकती हैं और ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ सोलर सिस्टम क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको बताया गया है कि किस तरह से फुल मून नाइट होती है, जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और किस तरह से न्यू मून नाइट होती है, जिसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो चाँद है वो अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, इसके अलावा वो पृथ्वी और सूरज दोनों के चक्कर काटता है। ठीक है, तो उसका एक टाइम पीरियड है। जैसे आप लोग आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कभी आपने देखा होगा कि आपको चाँद बिल्कुल एक नाखून के बराबर दिखता है, बिल्कुल महीन। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका बिल्कुल न्यू मून होता है। कभी आपका चाँद ऐसे बिल्कुल इतना बारीक हो जाता है ना, फिर थोड़ा मोटा होता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये और ज़्यादा मोटा हो जाता है, फिर आप देखते हैं कि ये फुल मून बन जाता है, पूरा ऐसे करके सर्कल बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग मून्स होते हैं। क्या होता है ये कि चक्कर लगाता है चाँद, जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंग होता है। ये आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जितना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया कि चाँद अपने चक्कर की वजह से जो वो रोटेशन करता है उसकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ आपको एक डेफिनेशन दी गई है। तो क्या लिखा है, द सन, द मून एंड ऑल दूज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रिस्टल्स बॉडीज़, यानी कि वो सारी चीज़ें, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चाँद हो, या और जो भी चीज़ें हैं जो रात में आसमान में चमकती हैं, ये सब क्रिस्टल्स बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको बताते हैं सम क्रिस्टल बॉडीज़, कुछ क्रिस्टल बॉडीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, बड़ी हैं। बिग माने बड़ी और हॉट माने गर्म। ठीक है, जो बड़ी हैं और गर्म भी हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बनी हुई हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनके पास अपनी रोशनी और अपनी गर्मी है। हीट माने गर्मी, ऑन माने होता है अपना, निजी, है ना। which they emit in large amount. These crystal bodies are called star. The sun is a star. यानी कि वो बड़ी बड़ी बॉडीज़ जो कि अपने अंदर रोशनी रखती हैं, ऊर्जा रखती हैं, प्रकाश रखती है, यानी गर्मी भी रखती हैं और रोशनी भी रखती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, तारे कहलाते हैं। और सूरज जो है ये भी आपका एक तारा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए बेटा, क्या है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अपने आप से रीडिंग करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग के कमेंट्स के जवाब देने की। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें क्योंकि शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो ये देखिए, यहाँ आपको बता रहे हैं कि एक तारा वो जो हर वक्त बहुत ज़ोरों से चमकता रहता है, ये आपको नॉर्थन स्टार कहलाता है, जो कि इसे हम लोग पोलर स्टार भी कहते हैं। देखिए, द नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ स्टार है, इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसे हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ और ये आपके टाइम के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं हुआ करती थी, वॉच जिसे हम कहते हैं, रिस्ट वॉच हो या वॉल वॉच हो, कोई भी हो, तो ये आपकी घड़ी क्लॉक वगैरह नहीं होती थी जब, तो हम लोग कैसे टाइम देखते थे। उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो टाइम इसी तरह से ही देखते थे। ठीक है, तारों की मदद से, सूरज की मदद से, चाँद की डायरेक्शन की मदद से ही वो लोग टाइम देखा करते थे। उसके बाद देखिए, यहाँ आपको बताते हैं सम क्रिस्टल बॉडीज़
डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। कुछ क्रिस्टल्स बॉडीज़ ऐसी होती है जो बहुत बड़ी होती है लेकिन उनके पास अपनी गर्मी यानी ऊर्जा और दूसरी चीज़ लाइट यानी कि रोशनी प्रकाश नहीं होता है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, और वो चमकती हैं तारों की रोशनी की वजह से। उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो किसी और से रोशनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं और उसकी रोशनी में चमकते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट। इन बॉडीज़ को हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आपको बताया गया है प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से निकला है। मोस्टली बेटा इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं वो ग्रीक भाषा से ही निकले हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेनली कि आपका सोलर सिस्टम है क्या। तो जैसा आप सब जानते हैं द सन यानी सूरज, उसके बाद 8 प्लैनेट्स, पहले ये 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अब 8 प्लैनेट्स बचे हैं। इसके अलावा सैटेलाइट्स एंड सम अदर क्रिस्टल बॉडीज नोन एज द एस्टेरॉइड एंड मैस्टेरॉइड। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि आपके एस्ट्रॉइड्स हैं या मेट्रॉइड्स हैं या क्रिस्टल बॉडीज़ हैं, ये सब चीज़ें मिलके सन अर्थ ये सब मिलके आपकी क्या बनाती हैं? ये सब आपका मिलके एक सोलर सिस्टम को बनाती हैं। तो देखिए क्योंकि बेटा ये चैप्टर ऐसे ही है थोड़ा सा, तो ये वीडियो टेढ़ी चलेगी यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले आपका ये सूरज आता है, ये आपको आधा दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको पूरा चैप्टर के शुरू में दिखाया गया था। तो एक तो ये होता है सूरज। सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह मरकरी है, उसके बाद दूसरा आपका कौन सा ग्रह है? दूसरा आपका वीनस है, तीसरा आपका अर्थ है ना, चौथा आपका मार्स है। इसके बाद ये आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है जिसे आप लोग मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, जानते हैं ना आप लोग मिल्की वे, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, आकाश गंगा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद ये आपका जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद आपका सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद लास्ट में आपका नेपच्यून। इसके बाद आपका एक प्लैनेट और हुआ करता था जिसको हम लोग प्लूटो कहते थे। प्लूटो अब तारा कह दिया गया है, या कभी कदार ये भी कहा जाता है कि उसको हम छोटा ग्रह करते हैं, तो इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। बाकी यहाँ पे जो ये आपको हाइलाइट्स दिख रहे हैं ये आपको तारों के मतलब इन प्लैनेट्स के बारे में लिखा है कि ये सूरज का अपना चक्कर कब पूरा करते हैं, कितने दिन का करते हैं, है ना। हमारी पृथ्वी कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में, है ना। तभी हमारा जो साल होता है वो 365 दिन का होता है। तो इस तरह से ये आपका आ जाता है, ये सारे लोग मिलके एक सोलर फैमिली का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। अब उसके अंदर सूरज के बारे में बताया गया है कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सूरज है, बाकी सारे प्लैनेट्स तारे ये सारी चीज़ें इसके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसके बाद यहाँ आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, तो जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरह से मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो इस तरह से देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है कि आपको पेपर में आता है कि प्लैनेट्स के नाम लिखिए, तो हमेशा याद रखिएगा, वैसे तो आप आगे पीछे कर देंगे, डज नॉट मैटर। अगर आपसे कहा जाए कि सूरज की दूरी के हिसाब से ही बताइए तो आप बताएंगे, अदरवाइज़ कोशिश यही करें कि ये सीक्वेंस में ही चले। ठीक है ना, अगर आगे पीछे हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश यही करें कि इसको लाइन वाइज लिखें। इसके बाद यहाँ देखिए आपको बताते हैं कि जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सब सूरज के इर्द गिर्द एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव करते हैं। ठीक है, एक फिक्स पाथ है, एक फिक्स रास्ता है, उस पर ही मूव करते हैं। अगर ये इधर उधर भागेंगे तो ये आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपने अर्थ के बारे में बताया गया है कि अर्थ सबसे मतलब तीसरे नंबर का प्लैनेट है सूरज से। इसके बाद ये बताया है कि ये अगर साइज़ में देखा जाए तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जीवन है, जिसके ऊपर इंसान सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पानी है और दूर से देखने पर द आउटर स्पेस, अगर हम स्पेस से अपने अर्थ को देखते हैं, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, हमारी जो अर्थ है वो ब्लू नज़र आता है। उसका रीज़न ये है बिकॉज इट 2/3 सरफेस इट कवर बाय द वाटर, यानी कि इसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। कभी कदार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अर्थ होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा क्यों है, ये ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, तो आप बता देंगे
क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए दूर से जब हम इसे देखते हैं तो ये ब्लू नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चाँद की। तो यहाँ देखिए आपको चाँद के बारे में बताया गया है। सबके जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं सबके अलग अलग चाँद है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके पास एक ही चाँद है। ठीक है, चाँद जो है ये नेचुरली सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम कहते हैं, जैसे कि एक हमारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। तो अच्छा आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये यहाँ से लिख सकते हैं कि सैटेलाइट में और ह्यूमन मेड सैटेलाइट में क्या फ़र्क है। तो सैटेलाइट वो है जो कि कुदरती तौर पर भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, जिसे हम चाँद बोलते हैं। ठीक है, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स वो होती हैं जो खिला में, आसमान में, अंतरिक्ष में, हाँ, साइंटिस्ट के द्वारा छोड़ी जाती हैं, और इससे फिर हम लोग अलग अलग जगहों को देख सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। आपको मालूम है ना, जो ये मौसम विभाग वाले होते हैं ये पहले से ही बता देते हैं कि कल बारिश होगी या परसों बारिश नहीं होगी, है ना, या फिर कहीं पे बाढ़ आने वाली है, कैसे बता देते हैं, कहीं पे सुनामी आने वाली है, कैसे बता देते हैं, वो इन्हीं की वजह से बता देते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ बताते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. यानी कि जिस तरह से तारे, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं, इसी तरह से कुछ और बॉडीज़ भी हैं जो छोटी छोटी हैं। ठीक है, और अनलिमिटेड है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटिंग है। ठीक है, यानी उनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, वो भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उनको ही हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि एस्ट्रॉइड्स आते हैं अक्सर। तो इसका मतलब क्या है कि वो ईंटें पत्थर टाइप के ही होते हैं, उनको कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। उसके बाद यहाँ पे आता है मेट्रोइड्स। ये स्मॉल पीसीज होते हैं रॉक्स के, बड़े बड़े पत्थरों के छोटे पीस होते हैं। ठीक है, विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोइड्स। ये आपको सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ये मेट्रोइड्स कहलाते हैं। ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे और कुछ खास है नहीं जो आपको बताया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताया कि समटाइम्स, या देखिए लिखा है समटाइम्स अ मेट्रोइड विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होल। उसके बाद क्या होता है, कभी कदार ये मेट्रोइड्स जो होते हैं पूरी तरह से जल जाते हैं और गिर जाते हैं। कहाँ, अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर आके गिरते हैं और एक बड़ा सा होल बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको मूवी से दूंगी। आपने सुपरमैन मूवी तो आप सब ने देखी होगी। तो आपने देखा है शुरू में सुपरमैन मतलब दिखाया गया कि वो दूसरे प्लैनेट का है, ऐसा असलियत में होता तो नहीं है। खैर वो एक पिक्चर है, एक स्टोरी है, लेकिन आपको बता इसलिए रही हूँ कि जब उनका वो ग्रह मतलब ख़त्म हो रहा होता है तो उनके मम्मा पापा क्या करते हैं, उसको एक बॉक्स में, एक डिब्बे टाइप में भर के उसे हमारी पृथ्वी पर फेंकते हैं, है ना। तो किस तरह से वो आता है और आके गिरता है, तो जिस तरह से वो आके गिरता है, जिस तरह से वहाँ छेद होता है, सेम इसी तरह से मेट्रोइड करते हैं। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो मेट्रोइड से ही लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ आपको बताया गया है कि गैलेक्सी क्या होती है और उसके बाद यूनिवर्स क्या होता है। अच्छा, ये शॉर्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, अक्सर ये आपको डेफिनेशंस हैं, एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया तारों में रोशनी होती है और प्लैनेट्स में नहीं होती, तो ये डिफरेंस आ जाता है कि बताइए स्टार्स और प्लैनेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे, आपको बताया गया है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो तारे हैं, अगर हम पुराने एशियंस इंडिया की बात करें, पुराने इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे ना रिवर की तरह आपको ये आसमान में दिखाई देते थे। अब नहीं दिखाई देते। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। ये तारों की एक रोड टाइप की होती है जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। इसके बाद यहाँ आपको बताया गया है कि जो आपका ये गैलेक्सी है, तो लिखा गैलेक्सी इज़ अ हग सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ गैलेक्सी या व्हाट डू यू नो बाय गैलेक्सी, कि आप गैलेक्सी से क्या समझते हैं, ठीक है, तो उस तरह से आपको यहाँ से लिखना है, गैलेक्सी इज़ अ हग system of billion of stars and clouds of dust and gases. These are millions of such galaxies make the universe. ठीक है, तो आप बता देंगे, पहले यहाँ तक हो जाएगा कि इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपसे पूछा यूनिवर्स क्या है, तो आप बताएंगे दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। इसी तरह की अलग अलग गैलेक्सीज बहुत सारी मिलके क्या बनाती हैं, यूनिवर्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो यूनिवर्स के बारे में अभी सोचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। साइंटिस्ट भी अभी तक इसकी कि क्या इसकी लेंथ होगी, क्या इसकी ब्रेथ होगी, कितना फैला हुआ होगा,
कितनी चौड़ाई होगी, इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट भी कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। अब इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज आती है, तो एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं आपको कराऊंगी। आपके ए से लेके एफ तक सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद ये आपका टिक मार्क है, ये भी मैं आपको कराऊंगी। देन इसके बाद ये आपके फिलअप्स आते हैं, तो ये भी मैं आपको कराऊंगी। ये आपका मेन टेक्स्ट बुक का वर्क है जो मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद जो आपके थिंग टू डू, ये आप लोगों को तब करना है जब आपके टीचर्स के हैं। अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं तो आप लोग कर लेंगे। इसमें आपको सोलर सिस्टम का चार्ट बनाना है ना, तो ये तब करेंगे जब आपके टीचर्स आपसे कहते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर देंगे। ये आपका फॉर फन है, ये आपको अपनी मस्ती के लिए करना है, खेल खेल में सीखना है। तो कुछ चीज़ें आपको हैंड क्राफ्ट के लिए दी गई हैं, तो ये आप लोग अपने आप से करेंगे अगर आपका दिल करता है, अदरवाइज़ आप इसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन एक जगह पे लिखे हैं सारे और आंसर एक साथ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हु डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, यानी एक प्लैनेट स्टार से अलग कैसे है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ आपको दिया गया है, अ स्टार और बिग, यानी स्टार्स जो होते हैं बिग एंड हॉट, यानी कि गर्म होते हैं, क्रिस्टल्स बॉडीज़ है ना, बड़े और गर्म क्रिस्टल्स बॉडीज़ हैं जो कि किससे बने हैं, गैस से बने हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, इनकी अपनी हीट और अपनी लाइट है, ठीक है। विच दे emit in large amount. Planet are also crystal bodies, यानी कि जो planets हैं वो भी crystal bodies हैं, but लेकिन they do not have their own heat and light, लेकिन उनके पास अपनी कोई भी रोशनी और कोई भी गर्मी ऊर्जा नहीं है। They are lit by the light of star, यानी कि वो मतलब स्टार्स की रोशनी से चमकते हैं। The sun is a star, लेकिन और जो आपका सूरज है वो भी एक स्टार है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो आपका देखिए यहाँ आंसर नंबर बी दिया गया है, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर क्रिस्टल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स, कमेट्स एंड मेटोराइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी कि ये सब जो आपकी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारी क्रिस्टल बॉडीज़ है, सूरज है, ये सब मिलकर क्या बनाता है, सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। यही हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपका आंसर सफिशिएंट है, अगर चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए यही बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो 100% आपको सूरज के हिसाब से ही लिखना है कि सबसे पहले कौन सा है, सबसे बाद में कौन सा है, ठीक है। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि नेम ऑल द प्लैनेट, यानी कि सारे प्लैनेट्स के नाम लिखें, तो आप ऐसे भी मतलब आगे पीछे लिख सकते थे, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर अभी आप आगे पीछे लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, 100% कटेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट्स आर, यानी कि सूरज के हिसाब से, सूरज की दूरी के हिसाब से आपके 8 प्लैनेट ऐसे हैं। पहला है आपका मरकरी, दूसरा है आपका वीनस, तीसरा आपका अर्थ हो जाएगा, चौथा मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर डी है ना, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। तो देखिए ये भी वही बात है, यूनिक प्लैनेट कह दिया जाए या फिर ब्लू प्लैनेट कह दिया जाए या ये कह दिया जाए कि इस पे जीवन क्यों है, तो आपको आंसर यही लिखना है, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक आपका अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर ज़िंदगी सपोर्टिव है, यानी कि मतलब उस पर लोग रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। द अर्थ इज़ नैदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी और हवा है, विच आर वेरी इनिशियल फॉर अवर सर्वाइव, यानी कि वो हमारे सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, यानी हवा के अंदर हमारी लाइफ सपोर्टेड गैसेज मौजूद हैं जिसे हम ऑक्सीजन कह सकते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, और यही सारे कारणों की वजह से द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और इन्हीं सारे कारणों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट है,
आपका क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे आता है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हम हमेशा मून का सिर्फ एक ही साइड क्यों देख पाते हैं, दूसरा साइड क्यों नहीं देख पाते। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, यानी कि चांद जो है वो एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का, अर्थ का, कितने दिनों में, 27 दिनों में। इट टेक्स एक्स्ट्राली द सेम टाइम टू द कंप्लीट वन स्पिन, और सेम यही टाइम वो अपने स्पिन में घूमने में भी लेता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के परिणाम स्वरूप, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, तो हमें पृथ्वी पर देखने से, पृथ्वी से देखने पर हमें चांद का सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही हिस्सा दिखाई देता है, एक ही साइड दिखाई देता है। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अ गैलेक्सी इज़ हग सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार्स, यानी कि जो आपकी गैलेक्सी है उसमें बहुत बड़ा सा सिस्टम है जिसमें लाखों की तादाद में तारे हैं, क्लाउड्स है यानी बादल है, डर्ट्स है, डस्ट यानी कि छोटे छोटे डस्ट है, धूल है ना, डस्ट को धूल बोलते हैं, है ना। गैसेज है, गैसेज मतलब आपकी गैस हो गई, और मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और इसी तरह की जो बहुत सारी गैलेक्सीज है, लाखों गैलेक्सीज मिलती हैं तो आपका यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब आपके टिक मार्क्स आते हैं जिन्हें हम एमसीक्यू कहते हैं, उनको देखते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर निशान लगाइए। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विंस इज, यानी वो प्लैनेट जिसे अर्थ का जुड़वा कहा जाता है वो कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा है, वीनस। तो वो कौन सा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ का जुड़वा कहते हैं, तो आप टिक लगा देंगे वीनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूरज के से तीसरे नंबर पर सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है। तो हम सब जानते हैं वो आपका अर्थ है, ठीक है। तो आप अर्थ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद लिखा है, ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ, तो बोलते हैं कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मून के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो किस में घूमते हैं, अपने एक ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग इनक्लोज्ड पार्ट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ लिखा है, द पोल स्टार, पोल स्टार जो है इंडिकेट द डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नॉर्थ, ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। बाकी देखिए यहाँ आपके सारे आंसर्स दिए गए हैं, आप यहाँ से एक बार क्रॉस मैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो मेनली किसके बीच में मिलते हैं, तो वो आपके मार्स से जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए यहाँ आपको ये 2 दिए गए हैं, 2 और हैं, इनको देखते हैं फिर आंसर देखेंगे। देखिए ये आपके बाकी के दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, ए ग्रुप ऑफ, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा अंडरलाइन हो जाएगा, स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इन द कैलकुलेशंस, ठीक है। यानी कि जो स्टार्स हैं वो जब मिलते हैं और उनसे कोई पैटर्न बनता है आसमान में तो उसे हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हग सिस्टम ऑफ द स्टार इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। द मून इज़ द क्लोजेस्ट क्रिस्टल बॉडीज टू आवर अर्थ, यानी कि सबसे ज़्यादा करीबी जो क्रिस्टल बॉडी है हमारे अर्थ के वो मून है। अर्थ इज़ द थर्डेस्ट नियर प्लैनेट टू द सन, यानी कि सूरज से सबसे करीब तीसरा प्लैनेट हमारा अर्थ है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रह, इनके पास अपनी कोई रोशनी या अपनी कोई ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब होता है ऊर्जा हीट, और लाइट माने प्रकाश, ठीक है, नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।